नमस्कार छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 71 से लेके 103 तक का प्रश्न बात करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों को पृष्ठ रसायन का हम 70 प्रश्न बता चुके हैं। तो मेरे प्यार छात्र, तो एक दिन में बताना आप लोग के लिए संभव नहीं था, तो हमें इसे 3 पार्ट में बांट दिया है, और जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली खास प्रश्न है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाइए, और जो भी छात्र पहला प्रश्न नहीं पढ़े हैं 1 से लेकर के 30 तक, तो वो मेरे प्यार छात्र हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर के मेरा प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का परीक्षा 10 दिन बचा है, तो 10 दिन जम के पढ़ाई करिए मेरे प्यार छात्र, क्योंकि 10 दिन में आप लोग चांद तारे देखना है। चलिए प्रश्न नंबर 71 में क्या कह रहा है देखते हैं कि निम्न में से कोलाइडी कणों पर आकार क्या होता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कोलाइडी कणों पर आकार। देखिए मेरे पास ये प्रश्न पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में, हम पढ़े थे ये प्रश्न कि निम्न में से कोलाइडी कणों पर आकार क्या होता है। तो आप लोग को याद नहीं होगा पर हमें याद है, तो इसका आंसर होगा 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर की कणों की आकार। इसका आकार होता है कि 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर के आकार का होता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कोलाइडी कणों पर आकार होता है 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर के आकार का। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। चलिए अगला देखेंगे हम 72 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। तो निम्न में से शर्करा विलयन, क्या होगा शर्करा विलयन। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, तो शर्करा विलयन। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शर्करा विलयन। चलिए अगला देख लेते हैं 73 नंबर का। द्रव्य श्रेणी विलयन अस्थाई होता है क्योंकि। क्या कह रहा है द्रव्य श्रेणी विलयन अस्थाई होता है क्योंकि कणों पर आवेशित के कारण। क्या कह रहा है कि द्रव्य विलयन अस्थाई होता है क्योंकि कणों पर आवेश के आकार। प्रश्न समझ लीजिए कि द्रव्य श्रेणी विलयन अस्थाई होता है क्योंकि कणों पर आवेश के कारण। कणों पर आवेश के कारण ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 74 का। CMC पर सतह कण डैश होता है। CMC पर सतह कण डैश होता है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, CMC पर सतह कण डैश होता है। 74 का आंसर हो जाएगा संगठित हो जाते हैं। क्या होगा संगठित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 74 का क्या हो जाएगा CMC पर सतह कण क्या होता है संगठित हो जाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि CMC पर सतह कण संगठित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे संगठित हो जाते हैं। चलिए 75 में क्या कह रहा है कि कोलाइडी पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किस प्रयुक्त करते हैं। क्या होगा कि कोलाइडी पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, और 75 का आंसर होगा वैद्युत अपघट्य। क्या होगा वैद्युत अपघट्य। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं, तो वैद्युत अपघट्य। क्या होगा वैद्युत अपघट्य। प्रश्न को समझ लीजिए उसके बाद ही कुछ करना है कि कोलाइडी पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं, तो वैद्युत अपघट्य। क्या होगा वैद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वैद्युत अपघट्य। चलिए अगला देख लेते हैं 76 का कि ब्रोडिंग। क्या होगा ब्रोडिंग आकार विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि ब्रोडिंग आकार विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है। 76 का सभी प्यारे छात्र देखिएगा, 76 का आंसर होगा FE। क्या हो जाएगा FE। प्रश्न क्या कर रहा है ब्रेडिंग। क्या होगा ब्रेडिंग आकार आक्र विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है। FE। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे FE। प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रेडिंग आक्र विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता, तो FE। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 77 में क्या कह रहा है कि 0.73 ग्राम HCl मिलाने पर बना आयतन परिवर्तन के 200 ml धनात्मक सोल का स्कंदन होता है। इस कोलाइड के लिए HCl का अवक्षेप मान क्या होता है। क्या कह रहा है कि 0.73 ग्राम HCl मिलाने पर बिना आयतन परिवर्तन के 200 ml धनात्मक सोल का स्कंद होता है। इस कोलाइड के लिए HCl का अवक्षेप मान माना जाता है।
सभी प्यार छात्र देखिएगा। और 77 का आंसर होगा 36.5। क्या होगा? 36.5। प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.73 ग्राम HCl मिलाने पर बिना आयतन परिवर्तन के 200 ml धनात्मक सोल का स्कंध होता है। इस कोलाइड के लिए HCl का अवक्षेप मान क्या होता है? 36.5। 36.5 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 78 का। 78 में क्या कह रहा है? कोलाइडो में व्यास का परास क्या होता है? कोलाइडो में व्यास का परास क्या होता है? सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा कि कोलाइडो में व्यास का परास क्या होता है। 78 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में 1 से 1000 nm। क्या होगा? 1 से 1000 mm। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा 1 से 1000 nm। प्रश्न क्या कर रहा है कि कोलाइडो में व्यास का परास होता है 1 से 1000 nm। चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं कि कोलाइडो में व्यास का परास होता है 1 से 1000 nm। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 79 का। स्वर्ण संख्या क्या होगा? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। सभी प्यार छात्र देखिएगा स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। 79 का हो जाएगा जिलेटिन में। क्या होगा? जिलेटिन में। प्रश्न क्या कर रहा? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा प्रश्न को याद रखिए कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे 80 का। 80 में क्या कह रहा है? कोहरा। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? क्या कह रहा है? कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? 80 का सभी प्यार छात्र देखिएगा। और 80 का आंसर होगा द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। क्या कह रहा है प्रश्न कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है? द्रव का गैस में विलय। द्रव का गैस में विलय। ऑप्शन नंबर बी लगाएं द्रव का गैस में विलय। चलिए अगला देख लेंगे हम 81 का। 81 में क्या कह रहा है? पेट्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। क्या कह रहा है? पेट्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। 81 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा पेट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। 81 का आंसर होगा अवक्षेप का कोलाइडल सोल में परिवर्तन। अवक्षेप का कोलाइडल सोल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे अवक्षेप का कोलाइडल सोल में परिवर्तन। क्या कह रहा है कि पेट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवक्षेप का कोलाइडल सोल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 82 का। 82 में क्या कह रहा है कि निम्न में हाइड्रोफोबिल कोलाइड क्या है? निम्न में हाइड्रोफोबिल कोलाइड क्या है? 82 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा। और 82 का आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या होगा? सल्फर। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में हाइड्रोफोबिल कोलाइड क्या है? सल्फर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सल्फर। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में हाइड्रोफोबिल कोलाइड है सल्फर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सल्फर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 83 का। निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है? कि निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है? 83 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा उपयुक्त सभी AG ASM AH यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी चारों हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 में होता है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा उपयुक्त सभी में। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 84 में कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है? ये प्रश्न पढ़े होंगे मेरे प्यारे छात्र आप लोग, केमिस्ट्री का है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? फॉर्मिल्डिहाइड विलयन। क्या होगा? फॉर्मिल्डिहाइड विलयन। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? फॉर्मिल्डिहाइड विलयन। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 85 का। 85 में क्या कह रहा है? खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटासियम मेटासल्फाइड है। क्या कह रहा है कि खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटासियम मेटासल्फाइड है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को समझ लीजिए कि खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटासियम मेटासल्फाइड है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। प्रश्न क्या कह रहा है कि खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटासियम मोटा सल्फाइड है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक
प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 86 का। 86 में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन रसोपशोषण हेतु प्रयोज्य नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन रसोपशोषण हेतु प्रयोज्य नहीं है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा। और 86 का हो जाएगा ये ताप से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा, ये ताप से स्वतंत्र होते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा कथन रसोपशोधन हेतु प्रयोज्य नहीं है। तो ये ताप से स्वतंत्र होते हैं, ये ताप से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ये ताप से स्वतंत्र होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 87 का। 87 में क्या कह रहा है, फिटकरी जल शोधित करती है। फिटकरी जल शोधित करती है। 87 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा, फिटकरी जल शोधित करती है। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो कीचड़ को संकदित करता है। एल्यूमिनियम जो कीचड़ को संकदित करता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी प्यारे छात्र देखिए कि फिटकरी जल शोधित करती है। एल्यूमिनियम जो कीचड़ को संकदित करता है, एल्यूमिनियम जो कीचड़ को संकुचित करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 88 के। 88 में क्या कह रहा है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोधन में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। 88 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा। और प्रश्न क्या कह रहा है सभी समझिएगा। क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वांडर वाले बल। क्या कहा, वांडर वाले बल। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, वांडर वाले बल। चलिए अगला देख लेंगे हम 89 का। 89 में क्या कह रहा है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या होगा, एक। प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो एक। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एक। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 90 नंबर का। 90 में क्या कह रहा है कि ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है कि ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 90 का सभी प्यारे छात्र देखिएगा। और 90 का आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। क्या कह रही है कि ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 91 का। 91 में क्या कह रहा है कि लैंगम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है। क्या कह रहा है कि लैंगम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या कर रहा है कि लैंगम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है, तो अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने की क्षमताएं समतुल्य होती है। क्या कह रहा है प्रश्न, सभी छात्र समझ लीजिए कि लैंगम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है, तो अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने की क्षमताएं समतुल्य होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 92 का। अधिशोषण क्या कह रहा है, अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी है सिवाय। क्या कह रहा है कि अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी है सिवाय डैश। सभी छात्र देखिएगा। और 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण सभी छात्र देख लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न कि अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी होते हैं सिवाय समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या कह रहा है प्रश्न कि अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी होती है सिवाय समांगी उत्प्रेरण का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 93 के। 93 में क्या कह रहा है कि सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते, या उदाहरण क्या है। क्या कह रहा है कि सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते, या उदाहरण क्या है। 93 के सभी प्यार छात्र देख लीजिए, प्रश्न को समझ भी लीजिए कि सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते, या उदाहरण क्या है। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों का अधिशोषण अविशोषण। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट
गार्डन बनाते हैं, उदाहरण हो जाएगा अधिशोषण अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 में देख लेते हैं कि भौतिक भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए कि भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर होगा अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। क्या कह रहा है? अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 95 में कि ठोस के पृष्ठ, क्या कह रहा है? ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण के लेम्यूर मॉडल में, क्या कह रहा है कि ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण के लेम्यूर मॉडल में 95 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 95 का? ऑप्शन नंबर सी। किसी दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस द्रव्यमान उसके दाब के अनुक्रमण पाती होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण के लैंगम्यूर मॉडल में क्या कह रहा है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 95 का आंसर हो रहा है सी। दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस का द्रव्यमान उसके दाब के अनुत्क्रमण पाती होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा 95 का। चलिए 96 में देखते हैं टिंडल प्रभाव पाया जाता है। क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। क्या होगा? सॉल में। प्रश्न क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। चलिए अगला देखेंगे हम 97 में कि किसी ठोस, क्या कह रहा है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण हेतु सत्य क्या है? क्या कह रहा है? किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण हेतु सत्य क्या है? 97 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 97 में आंसर क्या? देखिए यहाँ पर प्रश्न को भी समझ लीजिए। फ्राइडलिंक समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा KPN, उसके बाद फ्राइडलिंक समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा KPL/M। चलिए तीसरा में लैंगम्यूर समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा AP इंटू A प्लस BP। चलिए 4 में देख लेते हैं क्या कर रहा है कि निम्न ताप पर फ्राइडलिंक अधिशोषण समतापी असफल होता है। A और B का बात किया जाता है, नहीं कि A और B का बात किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्राइडलिंक समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा KPN, और फ्राइडलिंक समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा KPL/M। चलिए और आंसर इसका क्या हो जाएगा? A और 2 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? A और 2 का, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना मेरे प्यारे छात्र? नहीं समझे तो कमेंट में लगा दीजिएगा। चलिए 98 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। क्या हो जाएगा? दूध। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? दूध। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये प्रश्न तो VVI है मेरे प्यारे छात्र। और देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि 10 दिन ही बचा है आप लोग का एग्जाम है, तो कमाल धमाल करके पढ़ाई करिए मेरे प्यारे छात्र। और एग्जाम में जो है ना धुआं करके आना है मेरे प्यारे छात्र। 100 में 100 मार्क ला के आना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम को सिर्फ 10 दिन बचा है। 10 दिन में ही आप लोग पढ़ाई करिए। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो दूध। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला देखेंगे हम 99 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश में स्वतंत्र है? 99 के सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 99 का आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। प्रश्न समझिए कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? तो टिंडल प्रभाव। क्या होगा? टिंडल प्रभाव। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? तो वो हो जाएगा स्वतंत्र है, तो वो होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आवेश के कण से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 100 यानी कि 100 प्रश्न।
कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है। 100 का आंसर होगा विद्युत कण संरक्षण। क्या होगा, विद्युत कण संचलन का बात किया जा रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है विद्युत कण संचलन। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 101 में क्या कह रहा है कि AS2S3 के कोलाइडी घोल के स्कंद में किसका स्कंद प्रभाव अधिकतम है। क्या कह रहा है कि AS2S3 के कोलाइडी घोल के स्कंद में किसका स्कंद प्रभाव अधिकतम है। सभी प्यार से देखिएगा, और 101 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AlCl3। क्या कह रहा है प्रश्न फिर से समझ लेते हैं कि AS2S3 के कोलाइडी घोल के स्कंद में किसका स्कंद प्रभाव अधिकतम है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और इसका आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है, AlCl3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं 102 में कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। 102 का हो जाएगा कि डायलिसिस। क्या होगा, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायलिसिस। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, डायलिसिस। चलिए अगला देखेंगे हम, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी अनाविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है। कि पृष्ठ पर किसी अनाविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है। इसका आंसर होगा अधिशोषण। क्या कह रहा है प्रश्न मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाइए। क्या कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी अनाविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है अधिशोषण। केंद्रीकरण की घटना कहलाती है अधिशोषण। ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिसका एग्जाम 1 फरवरी से है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।